प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे और तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है आईआईटी जेईई का, वो में एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, और जो इस साल छोड़ दिया था कि हम इस साल मेहनत करेंगे और अगले टाइम तैयारी करेंगे, मतलब अगले टाइम एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। ठीक है? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 11th की फिज़िक्स, जिसमें कि हम डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, यानी कि डायमेंशंस कैसे-कैसे होती हैं, क्या-क्या होती हैं, किसका क्या रोल है। ठीक है? तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में, हम स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेईई लेवल के लिए। ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फंडामेंटल जो यूनिट हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 हैं, ठीक है? 7 में कौन-कौन सी हैं? लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट तो होती है मीटर, लेकिन इसको रिप्रेज़ेंट किससे किया जाता है? इसका यानी कि दैट मीन्स कि इसका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला जो होता है, वो कैपिटल एल से होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करा जाता है, इतना आप फोकस करिएगा जरा। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा मास। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम से स्टार्ट होता है। टाइम का जो है यूनिट जो होती है टाइम की, सेकंड होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है। ये तो हमें बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज होती है कि एमएलटी करके होता है, ये याद ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डायमेंशन सिर्फ इन्हीं चीजों की आती है। डायमेंशंस किसको कहते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं इतना समझा दूं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है? अब लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इसके बाद आता है हमारा करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं। यूनिट होती है इसकी एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बहुत कम मिलेगा कि बुक्स में लिखा हुआ कि भैया इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहीं कहीं पे आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और कहीं कहीं पे इसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बारी आती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को, यानी कि तापमान को, इसका सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। पिछली हमने 11th की जो सबसे फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने बताया था कि भैया डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता, केल्विन लिखा जाता है। ठीक है? इसका जो डायमेंशन है वो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं इसके। या तो इसको कई जगह पे थीटा करके लिखा होता है, या फिर इसको केल्विन के लिए ही के लगाते हैं। इसके बाद बारी आती है, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारे पास, उसके बाद आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं कैपिटल जे से। ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगी लिखी हुई, जो आपके लगभग आसपास की होती है। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, भैया मक्खी कान में घुसेगी क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, इतना तो हमने समझ लिया कि किस फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बाकी बची दो सप्लीमेंट्री, जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। कि प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन कहते हैं, लेकिन ये डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती है। बात करें अगर हम सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन यूनिट होती है स्टेरेडियन। और इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इनको अलग रखा गया है, और कुछ नहीं। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ रेशो है, अनुपात होते हैं। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं एक चीज की, कि एक्चुअल में देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि भैया लेंथ की डायमेंशन ये होगी, लेकिन
सवाल ये उठता है कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन का मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी भौतिक राशि के अंदर कोई भी चीज कितने बार रिपीट हुई है, टोटल कुल मिलाकर के कितनी बार रिपीट हुई है, बस। अब ऐसे समझिए कि जैसे मुझे वॉल्यूम बताना है, इस रूम का वॉल्यूम बताना है, तो मैं क्या क्या बताऊंगा उसमें, लेंथ बताऊंगा, ब्रेड्थ बताऊंगा और हाइट बताऊंगा, है ना। यानी कि मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब एक चीज देखो जरा, लेंथ एक टाइप का लेंथ ही है ना, यानी कि इसका डायमेंशनल अगर मैं लिखूं तो एल। बी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है। बिल्कुल सर, उसको मेजर मीटर में ही मेजर करेंगे तो इसको भी लेंथ लिखा जाएगा। हाइट जो है वो भी तो लेंथ है, उसको भी मीटर में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि सर वॉल्यूम के लिए जो इसका डायमेंशन निकल कर के आया, एल की पावर 3 निकल कर के आया, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है लेंथ। तो बस यही चीज बताता है कि डायमेंशन क्या है। यानी कि डायमेंशंस इज द मेजरमेंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ every or each physical quantities in a derived और fundamental quantity, बस यही बताएगा। यानी कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट कह लो, चाहे फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कह लो, उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हुई है, बस उसकी मेजरमेंट को कहा गया। अब जैसे कि हम बात करें फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को लिखा जाएगा m, एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी कि क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी। देखिएगा एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। इसको हम अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 माने तो इतना लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी की एल टी माइनस वन अपॉन टी, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आएगा एल टी माइनस का 2। यानी कि हमने यहाँ पे बता दिया कि फोर्स में मास सिंगल टाइम, लेंथ सिंगल टाइम और टाइम 2 टाइम इनवर्सली रिपीट हुआ है, बस ये बताया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी की, तो डेंसिटी की आप निकाल पाएंगे बहुत इजीली। मैं समझ सकता हूं कि आप डेंसिटी को निकाल लेंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम करके आप निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मास को क्या है कि m। अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम अभी तो लिखा है L की पावर 3, लेकिन दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे नीचे है, तो नीचे तो ऊपर जब आएगा तो पावर चेंज हो जाती है, पॉजिटिव की नेगेटिव और नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। एम एल टी माइनस का 2, सॉरी माइनस का 3। आंखें बंद हो रही हैं बार बार अपने आप, क्योंकि रात का 2 बज रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है रात के, तो नींद चढ़ रही बहुत ज्यादा। लेकिन अभी रिकॉर्ड करना जरूरी था क्योंकि रिजर्व में नहीं थी मेरे पास वीडियो भी, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपके साथ, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, समझ गए होंगे कि सर निकालना कैसे। कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि डेंसिटी की मैंने बात करी तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्क की निकालनी है डायमेंशन, ठीक है, वर्क के लिए क्या करेंगे, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या है, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट एल, दैट मीन्स कि एम एल टू टी माइनस टू। जितनी भी टाइप की ऑलमोस्ट टाइप की एनर्जी जो है उनका सबका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, बस हमें बशर्ते बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसके आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक और समझते हैं थोड़ा सा, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि भाई बराबर की साझेदारी। ऐसे समझो कि अगर मेरी लड़ाई किसी मेरे जैसे से करवाई जाए और एक बार मेरी लड़ाई खली से करवाई जाए, तो कौन सी ज्यादा सही है। मेरा नुकसान को मत सोचना, ये मत सोचना कि अब मेरा नुकसान ज्यादा करना, नहीं। सुटेबल जो तरीके कायदे में है वो कौन सी है। अगर आप कुश्ती के कानून नियम जानते होंगे तो आप बता देंगे कि सर वेट का कुछ सिस्टम होता है कि इस वेट के बराबर कुश्ती होती है। मेरा वेट कम है, खली का वेट ज्यादा है, मेरी कुश्ती संभव ही नहीं है ना। तो वही चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समांगता का सिद्धांत तो वही बताता है कि भैया जब भी कोई भी
टर्म ऐड होगी या फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी या इक्वल में आएगी, तो वो सिर्फ तभी आ सकती है जब उनकी डायमेंशंस बराबर होंगी। ऐसे समझिए, अगर ये a b के बराबर है तो इसका मतलब है कि a की डायमेंशन b की डायमेंशन के बराबर है। अगर मैं लिखूं कि प्लस c भी आ गया तो इसका मतलब ये है कि b की डायमेंशन c के डायमेंशन के बराबर है, तभी तो ऐड होगा। अगर मैं माइनस यहाँ पे d कर दूं तो इसका मतलब सर c की डायमेंशन, d की डायमेंशन, b की डायमेंशन और a की डायमेंशन, इन चारों की डायमेंशंस बराबर हैं, इन चारों की विमाएं बराबर है। बस एक छोटा सा इतना सा फंडा समझना है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए सर, अगर मैं एक काम करूं कि सर अब देख लो कि अब जब ये ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट के अंदर अंदर का सिस्टम देख लो बस, क्योंकि अंदर तो ये दोनों चीजें जुड़ रही है ना। तो इतना देख लो कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, अगर उसमें कहीं भी प्लस माइनस है बराबर आ रहा है, बराबर का तो खैर मतलब नहीं, प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सर प्लस के इस साइड वाले का और इस साइड वाले का दोनों की यूनिट या फिर कहें कि दोनों की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, क्योंकि वो जुड़ेंगे ही तभी ना जब उनकी बराबर डायमेंशंस होगी। अब इसके लिए कोई एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, बहुत बेहतरीन सा है, देखिएगा कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक एग्जांपल हो गया बहुत अच्छा सा। यहाँ पे प्लस आ गया, अभी थोड़ा सा पता है तो मैंने कुछ आसान भाषा में, लेकिन यहाँ मैंने एग्जांपल दे दी बहुत तगड़ा लेवल का है ना। देखिएगा मैंने बताया कि सिर्फ बराबर, प्लस या माइनस इनके आने पर पूरे के पूरे फंक्शन का डायमेंशन, पूरे फंक्शन के तो मैं बता रहा था ना कि पूरे फंक्शन के डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर होगी और इसकी इसके बराबर होगी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी, वेयर यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, अल्फा और बीटा की डायमेंशंस बतानी है हमको। तो बहुत इजी तरीके से हम बता सकते हैं। अभी मैंने यही तो चीज लिखी है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, पूरा का पूरा फंक्शन लेना है, बस प्लस माइनस बराबर का ही सेपरेशन होता है, अदरवाइज और कोई सेपरेशन नहीं होता है ना। तो ये इसका डायमेंशन बराबर इसके डायमेंशन के और इसका डायमेंशन बराबर होगा इसके डायमेंशन के, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ एफ वी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं अल्फा का निकालना है डायमेंशन, टी तो हमको पता ही है कि टी टाइम है, तो टाइम का हो जाएगा t2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का अभी निकाला था जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही, mlt-2। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का lt माइनस का 1 होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, इसको टी को उधर लेकर चले जाइए, अल्फा की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एम एल 1 2, तो एल की पावर आ गई 2। अब टी का ध्यान देना, माइनस का 2 माइनस का 1 ऐड हुआ कितना, माइनस का 3, ये गया उधर की तरफ, माइनस का 3 प्लस 2 कितना बचा, माइनस का 1 बचा। आ गया सर, अल्फा का डायमेंशन तो निकल के आ गए। अब निकालना किसका है, बीटा का निकालना है। चलिए बहुत इसी तरीके से निकाल लेंगे कि एम एल टी माइनस का 2 एल टी माइनस 1 will be equals to beta upon x square. X square is the distance here. So now we can calculate easily. So beta will be equals to m 1 2 और एक ये रहा, ऐड हो जाएंगे सारे, तो पूरे के पूरे कितना आया 4, टी माइनस का 3 आ गए सर बीटा का भी। अच्छा सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार आईआईटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो कि वान डेर वाल इक्वेशन।
तो वन डर वाल इक्वेशन में भी आपसे वो पूछता है कि ए और बी की यूनिट क्या होंगी, उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगी वन डर वाल इक्वेशन में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन डर वाल इक्वेशन होती क्या है, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस का b इक्वल्स टू एन आर टी। आई होप कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही उसकी वन डर वाल इक्वेशन है ना। इसमें देखना क्या है, मैंने अभी बताया कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है अगर प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस के इर्द गिर्द वाले जो भी पूरा का पूरा फंक्शन है उनकी डायमेंशंस बराबर होंगी। जैसे कि इसकी डायमेंशन इस पूरे की डायमेंशन के बराबर होगी, इसकी डायमेंशन इस पूरे की डायमेंशन के बराबर होगी, और इसकी डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है ना। देखिएगा, तो हमें सिर्फ ए और बी के लिए चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर अंदर कहीं हम ध्यान करेंगे, बाकी बाहर हमें जाना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर डायमेंशन ऑफ p will be equals to dimension of a upon v sorry कैपिटल V स्क्वायर। निकालेंगे कितना आएगा, p क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का क्या निकालेंगे कि फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स का अभी हमने याद करा था mlt माइनस टू, एरिया है अपॉन में, तो हम लिखेंगे उसका L2। आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायमेंशन ऑफ ए निकालना है आपको, तो ए तो हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि ए की निकालनी है। वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का भी निकाला था हमने एल की पावर 3, और उसका भी हमें पावर 2 करना है। क्या इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे अभी हम, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखना जरा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, एम तो यही रहेगा, एल को टोटल काउंट कर लो, 3 दूनी 6, 6 तो ये रहा और एक 7, 2 नीचे है तो 7 में से 2 घटा तो 5 बचा, टी माइनस का 2, क्योंकि टी और कहीं है ही नहीं, तो ए की तो डायमेंशन ये आ गई। निकालनी है बी की, तो बी की डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, दैट मींस कि बी इक्वल्स टू एल की पावर 3। इसमें ज्यादा पचड़बाजी हमको नहीं करनी पड़ी। चलिए अब आगे एक चीज और कर लेते हैं, चलो एक का और निकाल लेते हैं, देन हम फिर आगे पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, ठीक है ना। चलिए डायमेंशन लेस जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारा एक फॉर्मूला बनकर के आता है कि 1 माइनस वी स्क्वायर समथिंग कुछ करके आता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ना क्या बन के आता है, हम बस इतना मानकर चल रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ गलती है जो कि मैंने अभी छोड़ी है, और वो गलती क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें सर सी का रोल होने वाला है। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, तो इस स्पीड ऑफ लाइट का कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में याद रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे। तो क्या होगा देखिएगा कि m के बराबर में m नॉट है, यानी कि इसकी यूनिट भी मास है तो इसकी यूनिट भी मास है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, कैंसल आउट हुआ कि नहीं। अब इससे नीचे का पूरे पोर्शन का डायमेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ m के देखो, m के नीचे 1 है, 1 का तो कुछ भी डायमेंशन है नहीं, तो इसके नीचे का भी कुछ भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन v क्या है, वेलोसिटी है, और उसका भी स्क्वायर है, यानी कि v स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन तो है ना, यहाँ पे कैंसिल आउट करनी है, क्या करेंगे सर, ये वाला जो c था ना वो यहीं लगाना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि 1 की कोई डायमेंशन है नहीं, और 1 में से अगर कोई चीज घटेगी तो वो ऐसी चीज घटेगी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। v का डायमेंशन है, तो v का डायमेंशन काटने के लिए उसी के नीचे उसी के डायमेंशन जैसी कुछ चीज रखनी पड़ेगी। c है, वेलोसिटी है v यहाँ पे, और c भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्क्वायर है तो इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बनता है एग्जैक्ट। डायमेंशन से एक चीज और बनती है कि जब भी कभी हम कोई फॉर्मूला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो एकदम सही बैठता है, जैसे कि भी मानकर चलिए कि s विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं हाफ ना करके मैं लिखूं माइनस ए टी स्क्वायर, सिंपली ऐसे,
तो देखो एक चीज यहाँ पे देखो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। समझना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, समांगता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। भाई यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आ रही है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आएगी, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आएगी, लेकिन एक्चुअल में तो गलत है ना। भाई यहाँ पे हाँ 1/2 होना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा नहीं। तो जब भी कभी अगर आपका डायमेंशनली कोई चीज, कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है, तो वहां पे ये बिल्कुल आप श्योर नहीं कह सकते कि वो एकदम सही है या गलत है। यानी कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट मे बी false और ट्रू रिलेशन। ये देख लीजिए कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना भाई, अगर मैं यहाँ से आधा हटा दूं तो ये तो गलत है ना, फॉर्मूला सही थोड़ी है, लेकिन डायमेंशनली सही है तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक हमको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि भाई सही है या गलत है ना। लेकिन अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे मैं स्क्वायर ना लगाऊं, 80 रहने दो, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो गलत ही रहेगा, उसे सही हो ही नहीं सकता, ये गलत ही रहेगा पूरा का पूरा, फिर ये सही होने का चांस नहीं है इसका। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर कोई फॉर्मूला, कोई भी रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें एक चीज ये आप लिखेंगे कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे कुछ ऐसी टर्म भी होती हैं देखिए कि जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, अभी तो यहाँ पे मैंने लिखवाया बोला था जब मैं यहाँ कुछ लिख रहा था कि सबसे पहली चीज तो होती है कि एंगल, एंगल, एंगल डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसकी कोई भी विमा नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने भी एंगल है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सेक एंड कोसेक, ये डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये एंगल के साथ आते हैं और ये एंगल एक रेशो होता है, दो डिस्टेंसेस का रेशो होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता, उसी को हम एंगल कहते हैं। और जब रेशो होता है तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज ये है कि लॉग, लोगरिथम, ये कभी भी डायमेंशन लेस, सॉरी ये कभी भी डायमेंशनल नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे कि भैया log 2, तो इसकी वैल्यू जब भी आप पूरे की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू डायमेंशन लेस होगी। वहां पे आप ये नहीं लिखेंगे 2 मीटर 2 सेकंड, कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली आप लिखेंगे कि 0.6030, 3010 जितना भी आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप बिल्कुल लिख देंगे इसको, डायमेंशन लेस होगा। लेकिन इसी तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल होता है जिसको हम EXP करके या फिर e की पावर, यहाँ पे समथिंग हम लिखते हैं, कुछ भी e की पावर कुछ भी होती है, e की पावर 1, e की पावर 2, जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। तो इस एक्सपोनेंशियल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये भी डायमेंशन लेस होता, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, बिल्कुल डायमेंशन लेस, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर, दैट मीन्स। ठीक, आगे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथम हो गया, e की पावर हो गया, एक्सपोनेंशियल, जैसे कि और एक चीज, कुछ दो चार चीजें और हैं, जैसे कि पाई हो गया। पाई कभी भी कोई डायमेंशन नहीं अपने बताता, क्योंकि पाई खुद एक रेशो होता है डायमीटर, सॉरी सरकमफेरेंस और डायमीटर का। ठीक है, परिधि और व्यास का खुद एक अनुपात होता है। बात करें कोई भी एक नेचुरल नंबर हो या कोई भी रियल नंबर हो विदाउट एनी यूनिट, तो वो भी डायमेंशन लेस है। जैसे कि मैं लिखूं कि भैया है 5 लिख दिया मैंने, तो ये डायमेंशन लेस है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू
प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होती है। अच्छा, अगर मैं लिखूं कि 2 की पावर 5, या कि एक काम करिए 2 की पावर को मारो बोलिए, मैंने लिखा यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की पावर 5। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पावर में कभी भी कोई चीज आएगी, पावर में कभी भी कोई चीज आएगी तो वो पावर डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि पावर खुद एक प्योर रियल नंबर होता है, या तो वो माइनस होगा, प्लस होगा, पॉइंट में होगा, लेकिन वो नंबर होगा, उसकी यूनिट नहीं होगी। यूनिट होगी तो नीचे वाले फंक्शन की होगी, जिस फंक्शन के ऊपर वो है, ठीक है ना। ऊपर पावर का कोई भी यूनिट नहीं होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए पहले एक बार रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए कि अल्फा बराबर एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर log 2 पाई बीटा अपॉन वी। इसमें अल्फा और बीटा, इनकी यूनिट बतानी, अल्फा और बीटा की। बिल्कुल बता सकते हैं कि सर अभी आपने बताया कि लॉगरिदम की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लॉगरिदम की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो सर जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी फिर। समझ रहे हो ना भाई, लॉगरिदम खुद एक प्योर नंबर के साथ होता है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है सिर्फ एक नंबर बनना चाहिए, यानी कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि सर जो डायमेंशन इसकी होगी, क्योंकि 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है अभी बताया मैंने, तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को इन्हें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। या ऐसे कह लो कि डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन डायमेंशन ऑफ बराबर 1, क्योंकि कैंसिल आउट होना चाहिए ना, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस की जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था एक ही साथ कि डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि बहुत सिंपल वे में मैं यहाँ पे ये लिख देता कि डायमेंशन ऑफ वी। क्या निकाल नहीं पाएंगे, वी क्या है, वेलोसिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे बीटा की जो डायमेंशंस आएंगी एल टी माइनस 1, नहीं आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। अब इसी बीटा को उठा करके हम इसके साथ में रख सकते हैं, अल्फा को निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे सर कि जब ये तो खुद पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो अल्फा की डायमेंशन इस पूरे फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। सीधी बात है ना। क्या आएगी कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स को हम जानते हैं, बहुत कई बार रिपीट कर चुके हैं, एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर है, तो बीटा का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि एल टी माइनस 1 और उसका 2 टाइम कर देते हैं। सेम चीज ऊपर भी लिखी है, सेम चीज नीचे लिखी है, बस पावर के साथ है तो पावर हटा देंगे, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास अल्फा की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एम टी माइनस 1। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिएगा कि अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन एफ टी, या साइन एफ की जगह पर आप ओमेगा लिख लीजिएगा। अब निकालना बिल्कुल आसान भाषा में निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि टी तो टाइम है, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स है, तो अल्फा और ओमेगा की डायमेंशंस क्या क्या होंगे। बहुत इजी तरीके से कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, और उसके अंदर खुद एक एंगल होता है तो वो भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि वो एक प्योर नंबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इसकी डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन को कैंसिल आउट कर दे, यानी कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा कुछ ऐसी हो कि डायमेंशन ऑफ टी को कैंसिल आउट कर दे, यानी कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा इनटू डायमेंशन ऑफ
टी बराबर 1, क्योंकि डायमेंशन लेस लिखा है हमने, इसका मतलब ये है। तो इसको तो नीचे लेकर के नहीं जा सकते क्या, यानी कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। क्या आएगा, ओमेगा की डायमेंशन निकालनी तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब है कि हमने लिखा है पे टी इनवर्स, ये आ गई ओमेगा की। अब निकालनी किसकी है, अल्फा की। जब ये पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस है तो अल्फा की इसके बराबर होगी, निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं कर पाएंगे क्या, जल्दी जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। एम एल माइनस का 1, और यहाँ पे देखिएगा टी की माइनस का 2 बनेगा इधर, और ऊपर भी माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम एल माइनस 1 बनेगा। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा, अब एक डायमेंशंस का यूज हम बात करते हैं कन्वर्जन में भी, कि कन्वर्ट करने में। जैसे कि कोई भी गाड़ी हमारी चल रही है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका, क्योंकि आईआईटी आपका कभी भी मेथड नहीं देखेगी, वो सिर्फ आपका आंसर देखेगी। तो आपको करना क्या, पूरा मेथड नहीं, सिस्टमेटिक मेथड नहीं करना है आपको, करना क्या, यहीं पे सॉल्व आउट करेंगे आप। कैसे, देखिए 72 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर बटे, क्योंकि बटे का निशान है, आर लिखा हुआ है। आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 से ये क्या है, हमारे पास आया 20 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट हमने कर लिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तो एक वो तरीका है कि जिससे हम इजीली कर सकते हैं, है ना, ये शॉर्ट तरीका समझ कह सकते हैं। इसका थोड़ा सा जो एकदम स्टैंडर्ड तरीका है, मैं उसको भी आपको बता के चलता हूँ कि स्टैंडर्ड तरीका इसका क्या हो सकता है और क्या है, ठीक है। देखिएगा, कन्वर्जन, आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो, हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी खुद चेंज नहीं होती है। अगर मेरी लंबाई को आप मीटर में नापो या सेंटीमीटर में नापो, मेरी लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। यानी कि मैंने ये करके ऐसा कुछ करके लिखा था कि Q इक्वल्स टू N1U1 बराबर N2U2। इस तरीके से मैंने लिखा था कि भाई पहली यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, दूसरी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहने वाली है। बस यही काम करना है। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, निकालना है। पहली यूनिट तो जूल है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यानी कि 1 इंटू एक जूल में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो भी कुछ होता है वो कितना होता है। तो ये हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो जूल को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। तो चलिए लिख लेते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर, ये हो गया। N2 हमको निकालना है, क्योंकि ये पूछना कितने अर्ग, तो कितने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है वो, कि कितनी बार वो यूनिट रिपीट होगी, नंबर ऑफ टाइम्स। और अर्ग की बात कर रहा है, अर्ग आपको पता होना चाहिए कि अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम में होता है। सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की यूनिट होती है। तो ठीक है, किलोग्राम की जगह वहां पे किलोग्राम की जगह पे वहां पे ग्राम यूज करते हैं हम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर यूज करते हैं, और सेकंड की जगह पे सेकंड ही यूज करते हैं। N2 निकालना है, 1 ये वाला, इस किलोग्राम को ऐसे लिखो, इस मीटर को ऐसे लिखो, इस सेकंड को ऐसे लिखो। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सारा नीचे जाएगा बटे में आएगा। तो हमने क्या करा, किलोग्राम के नीचे ग्राम लिखा, बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे समझने में। मीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखा, सेकंड के नीचे सेकंड लिखा, बस हिसाब लगा दीजिएगा।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम इंटू ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। 1 सेकंड में 1 सेकंड होता है, तो ये तो एक ही रहने वाला है, इसका कोई फर्क फायदा कुछ नहीं है। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, यहाँ बचा 1000। 1000 को मैंने लिखा 10⁻³ इंटू 100 है, और 100 का स्क्वायर करा, यानी कि 10 की पावर हमारे पास बचा 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 27 अर्ग। यानी कि सॉरी, ये N2 की वैल्यू आई थी इतना। अब हम बता सकते हैं कि सर 1 जूल में N2 कितना है? 10⁻7 अर्ग होते हैं। इस तरीके से बता पाएंगे। ठीक, चलिए। एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, जेईई मेन में आया था, करीब 2000 में या 2001 में आया था। एक क्वेश्चन बड़ा शानदार गजब क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, देखना जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, इसी कैलोरी वाली यूनिट को किसी एक दूसरे सिस्टम में मेजर करा गया है, और उस सिस्टम में ये 1 कैलोरी अल्फा किलो, बीटा मीटर और गामा सेकंड में। नहीं आया समझ में? इस तरीके से समझिएगा कि 1 कैलोरी एनर्जी, जो भी है ना, 1 कैलोरी एनर्जी की जो डिमांड थी, वो डिमांड अल्फा किलोग्राम में, बीटा मीटर में और गामा सेकंड में पूरी हो गई किसी दूसरे यूनिट में। कोई एक सिस्टम है दूसरा कोई, तो ये कह रहा था कि N2 की वैल्यू क्या होगी, उस यूनिट को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा इनको मेजर करने के लिए। बहुत थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, है कुछ नहीं बाकी। पहली यूनिट तो ये रही सर, पहला सिस्टम की। दूसरे सिस्टम की यूनिट ये रही, निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2, या फिर आप थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। N2 मेन है, फोकस करने वाली। N1 का मतलब क्या है? तो देखो 1 कैलोरी की बात कर रहा है, तो 1 कैलोरी को हम 4.2 जूल भी तो लिख सकते हैं। तो 4.2 जूल, और जूल को मैंने अभी लिख करके बताया था कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब जो अपॉन में सेकंड यूनिट है, वो सेकंड यूनिट ये है, सिस्टम पूरा क्या है, अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड। बहुत आसान, केजी से केजी, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, बस इसने घुमा दिया था और कुछ नहीं था, है ना। यानी कि हमारे पास आंसर निकल कर क्या है, N2 इक्वल्स टू 4.2 इंटू अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा इनवर्स, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा -2, गामा ऊपर जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि गामा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि वो सेकंड यूनिट का जो मेजरमेंट होगा वो इतना होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये निकालना था, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे तो ये यूनिट आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दी, ये यूनिट नहीं है, यूनिट तो ये है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू थी कि उस दूसरे सिस्टम में जो यूनिट, दूसरे सिस्टम में जो मेजरमेंट करा गया था उसमें किलोग्राम कितनी बार रिपीट हुआ है, मीटर कितनी बार रिपीट हुआ, सेकंड कितनी बार रिपीट हुआ, और कुछ नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन है।
अब एक लास्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, जिसको हम कहेंगे रिलेशन कैसे बनाते हैं। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम रिलेशंस बनाने में भी यूज करते हैं, तो कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इक्वल की इस साइड की यानी कि एलएचएस की डायमेंशंस आरएचएस की डायमेंशंस की बराबर होनी चाहिए। सिंपल। कैसे, हम कैसे मान लें? तो देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई एक वेलोसिटी है, हमें नहीं पता सर किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, वो दो चार चीजें हैं कुछ। क्या क्या है कि सर एक तो वेवलेंथ है, एक डेंसिटी है, एक ग्रेविटी है। इन पे डिपेंड कर रही है वो वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी किस चीज के अंदर है? तो वो वाटर की वेव की है। वाटर के अंदर जो, सॉरी, वाटर के सरफेस पे जो वेव जनरेट हो रही है, उस वेव की वेलोसिटी ये है। और ये डिपेंड कर रही है इस पे, इस पे, इस पे। तो इनके बीच का फॉर्मूला, रिलेशन क्या बनेगा, ये निकालना है। डायमेंशनल एनालिसिस से ही होता है। तो करेंगे क्या कि v प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। क्यों आती है, किसी संडे वाली क्लास में हम आपको बता देंगे। ठीक है। हमने माना कि भैया इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी पावर के साथ वो डिपेंड कर रहा है। चलिए, हमने लिख लिया रो b g c। वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। क्या इसमें मास का रोल है? नहीं है। तो क्या अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे करके लिख दूं, गलत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। m0 lt माइनस वन, ये वेलोसिटी के लिए मैंने लिख दिया। जिस चीज की हमें वहां पे मतलब एक्चुअल में तो मास इसमें होता नहीं, लेकिन हमें कंपैरिजन के लिए हो सकता है नीड पड़ने लगे, तो इसीलिए मैंने m की पावर 0 लिखी, क्योंकि किसी भी नंबर की या किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1। और 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कांस्टेंट यहाँ पे हमने माना है कि डायमेंशन लेस है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए हम इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लैम्डा, लैम्डा की डायमेंशन क्या हो सकती है? तो लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? मीटर लेंथ, है ना। लेंथ ही तो है, तो हमने इसको क्या करा? एल करा, पावर ए। ये क्या है हमारे पास? डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम से हम बनाएंगे तो एम एल माइनस थ्री, यानी कि एम एल माइनस थ्री बी। ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चलता है, एल टी माइनस टू सी। अब आपको करना क्या है देखिएगा, अभी तो अलग अलग है सभी। अब क्या करना, एम को अलग कर लो, एल को अलग कर लो, और टी को अलग कर लो पावर के साथ में। इसको तो थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, ये कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ डायमेंशन लेस है। तो हमें सिर्फ डायमेंशंस पे फोकस करना है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। कि एम 0 एल टी माइनस वन, एम की पावर यहाँ पे बी है, बी। एल की पावर कितनी है? एल की पावर ए माइनस थ्री बी प्लस सी। अब टी की पावर देखनी है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पे है माइनस का टू सी। बस। अब एक चीज देखो, कंपैरिजन भी तो कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पे m की पावर 0 होनी चाहिए, यहाँ पे b है, तो b को 0 बिठाना पड़ेगा। l की पावर 1 है, तो यहाँ पे इस पूरे को 1 बिठाना पड़ेगा। t की पावर माइनस वन है, तो यहाँ इस पूरे को हमें माइनस टू सी के बराबर बिठाना पड़ेगा। तो हमें जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने पर b की वैल्यू तो 0 आ गई, माइनस टू सी की वैल्यू, सॉरी, बराबर आनी चाहिए माइनस वन के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि सी की वैल्यू आई 1/2। बी की आ गई, सी की आ गई, ए की निकाली निकाली जाएगी इससे। चलो निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि ए माइनस थ्री बी, बी तो पहले से 0 है तो वो 0 हो जाएगा। बचा प्लस का सी, सी को हम लिखेंगे 1/2, यानी कि 1/2 बराबर किसके कंपैरिजन में है? 1 के कंपैरिजन में। यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी फिर?
तो 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स कि ए की वैल्यू 1/2। अब इन्हीं ए बी और सी इनको उठा करके इसमें रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक में कांस्टेंट के साथ है, एक में नहीं है। यानी कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लैम्डा की पावर ए, और पावर ए कितनी है 1/2 दैट मीन्स कि अंडर रूट लैम्डा। रो डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू बी, बी 0 है। अभी मैंने बताया कि किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उस चीज की वैल्यू 1 होती है, 1 का मतलब कुछ नहीं है, समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं, खलास है, खत्म है, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी सी 1/2, यानी कि इस तरीके से कायदे में लिखें तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा? ये है जी सर वाटर के सरफेस पे किसी वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला, इस तरीके से बन करके आएगा, ठीक है। दूसरा भी अगर आप चाहें तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम निकाल लीजिएगा। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास कि उसमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के, आर के, वी के। कितना होता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी के साथ होता है। यहां से सबसे ज्यादा ये बनता है, ये भी बना पूछा जाता है। इसी तरीके से हम मतलब इनके रिलेशन भी बना सकते हैं। यानी कि हमने आज की क्लास में जो पढ़े हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है, मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला डिस्कस हमने करा था डायमेंशनल डायमेंशंस का, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशंस होती हैं। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस करा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कि प्लस माइनस का क्या रोल होता है, किसकी डायमेंशन किसके बराबर बैठेगी। उसके बाद हमने उसका कन्वर्जन देखा कि कौन सी यूनिट को किस तरीके से कन्वर्ट करा जाएगा, किस तरीके से उसको इक्वलिटी दिखाई जाएगी, कौन सी करेक्शन मतलब कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, कौन सी इक्वेशन गलत है डायमेंशन के बेसिस पे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से कौन सी चीजों की डायमेंशनलेस होती है, यानी कि उनको हम डायमेंशंस में नहीं रखते हैं, एज्यूम नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। और लास्ट में हमने ये डिस्कस करा है कि किसी भी नए रिलेशन को बनाया कैसे जाता है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल मेरी आंखों में नींद भर रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार आंखें मेरी बंद हो रही हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। कल से दिन में कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करने की। बोल ज्यादा तेज इसीलिए नहीं सकता क्योंकि घर वाले सभी सो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।